नमस्कार भाइयों बहनों दोस्तों साथियों, आज आपको मेरे पीछे पियानो पे एक धुन सुनाई दे रही है। हालांकि इस पे कॉपीराइट लग सकता है, परंतु इश्यू आज कॉपीराइट का नहीं है। आपको सुनाना चाह रहा था और कुछ संदेश भी पहुंचाना चाह रहा था, आप सुनिएगा। तो उम्मीद है आपको ये धुन पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो धुन बजाई थी और जो धुन बजा रहा था, धुन तो शायद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की थी, परंतु अभी जो बजा रहे थे ये मेरे भतीजे अक्षत विष्ट उर्फ अंशु बजा रहे थे। तो मैंने आपको ये धुन इसलिए भी सुनानी चाहे कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो अपने डेली रूटीन का हिस्सा मैं आपको बताया करता हूं। तो उसी सिलसिले में आपको ये बता रहा था कि आज एक कंपटीशन था। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे इस कंपटीशन से कुछ शिकायतें हैं। सिर्फ इसी कंपटीशन से नहीं, इस तरह के जो कंपटीशंस जहाँ कोई स्टैंडर्ड मापक पैमाना नहीं होता उससे कुछ शिकायतें हैं। वो शिकायत देखो क्या है, और वाजिब शिकायत भी है। देखिए, जब किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें एक, मैं कहता हूँ, जनरलाइजेशन होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। होना किस सिलसिले में चाहिए और किस संदर्भ में नहीं होना चाहिए वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचाना भी चाह रहा था। देखिए, जनरलाइजेशन किस सेंस में होना चाहिए। जनरलाइजेशन इस सेंस में होना चाहिए कि एक तरह के टैलेंट वाले या एक शैली वाले या एक विधा वालों का कंपटीशन का ग्रेड एक होना चाहिए, उनका कंपटीशन एक तरफ से होना चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य है, यानी अगर कुकिंग का कंपटीशन है तो सिर्फ कुकिंग का कंपटीशन होना चाहिए, डांस का कंपटीशन है तो डांस का होना चाहिए, रंगोली या मेहंदी का कंपटीशन है तो उसका कंपटीशन अलग होना चाहिए। और इसी तरह से राखी मेकिंग हो गया या रस्साकसी हो गया, तो इनकी कैटेगरी होती है। स्पोर्ट्स की अलग होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में फिर कई सारे स्पोर्ट्स हैं, डांस में कई सारे डांस फॉर्म हैं, सिंगिंग में कई सारे सिंगिंग फॉर्म हैं। अब अगर आप वेस्टर्न इंग्लिश गानों का और हमारे गढ़वाली गानों का कंपटीशन कराओगे तो ये मेरे ख्याल से कोई तुक नहीं होता है। तो मैं कह रहा हूँ, एक तो इस तरह की कैटेगरी का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा उम्र का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस उम्र तक वालों की एक कैटेगरी हो। ऐसा नहीं हो कि आप 5 साल के बच्चे को आप एक 25-30 साल के अच्छे खासे नवयुवक की कैटेगरी में डाल करके, क्योंकि इसका कोई फिर मापदंड नहीं हो जाएगा चुनाव करने का। तो एक तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जब भी आप इस तरह के आयोजन करते हैं तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैटेगरी, उम्र के कैटेगरी का ध्यान रखा जाए, और साथ ही किस तरह का कंपटीशन में उनकी कैटेगरी भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फुटबॉल और क्रिकेट का कंपटीशन करवा दो कि फुटबॉल बढ़िया गेम है या क्रिकेट बढ़िया गेम है, या क्रिकेट में बच्चों का क्रिकेट ज़्यादा बढ़िया है या बड़ों का क्रिकेट ज़्यादा बढ़िया है। तो आपने देखो, क्रिकेट में भी एक फॉर्मेट होता है, वनडे का हो गया, 2020 का हो गया, टेस्ट क्रिकेट का हो गया, उसमें भी अंडर 20 बन रखा है, अंडर 15 बन रखा है, शायद ऐसे कुछ है। तो मैं कह रहा था, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप संगीत का भी कंपटीशन करवाते तो उसमें हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि संगीत में भी एक तो इंस्ट्रूमेंट का अलग होना चाहिए, डांस का अलग होना चाहिए। डांस अलग फॉर्म है, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग अलग फॉर्म है। आपको जैसे संगीत में पता होगा कि गायन वादन और नृत्य को मिला करके संगीत कहते हैं। तो हमें इनका कंपटीशन अलग अलग कराना चाहिए। डांस वालों का एक कंपटीशन होना चाहिए, गाने वालों का एक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अपना प्राइज़ मनी बचाने के लिए या अपना टाइम बचाने के लिए आप कुछ एक तरह से, ये मतलब ये कोई एक तरह से ये कसौटी नहीं है किसी भी कंपटीशन में लोगों को उतरवाने का। और ख़ास करके तब जब कंपटीशन छोटे छोटे बच्चों का हो।
तो अभी मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये जो अभी कीबोर्ड बजा रहे थे मेरे भतीजे हैं अंशु, और जो मैं समझता हूँ जितना, क्योंकि मैं खुद कोटद्वार में रहा हूँ और पिछले 30 एक साल से मैं संगीत पे हूँ, तो मैंने ये देखा है कि कोटद्वार में जो भी है कीबोर्ड वाले बजाने जो कीबोर्ड बजाते हैं, किस एज ग्रुप वाले, कितने एक्सपीरियंस लोग किस तरह का कीबोर्ड बजा रहे हैं, और छोटे बच्चे किस तरह का कीबोर्ड यहाँ पे बजा रहे हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो भी किस लेवल का कीबोर्ड बजा रहे हैं। तो उस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो अभी जो आपने परफॉर्मेंस सुनी थी, ये बेटर देन एवरेज तो शायद थी। अभी आप बेटर बता पाओगे कि बेटर देन एवरेज परफॉर्मेंस थी या नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले इन्होंने थोड़ा वो किया था, क्या कहते हैं उसको, ऑडिशन राउंड। तो ऑडिशन में इन्होंने शायद 40-50 बच्चे या जो भी थे, बड़े बुजुर्ग जो भी बुलाए होंगे, तो उसमें से इन्होंने सेलेक्शन किया। तो एक तो पहले क्राइटेरिया ही नहीं था कि किस एज ग्रुप वाले, किस आर्ट फॉर्म वाले उसमें होंगे। तो उसमें डांस वाले भी शामिल थे, उसमें तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट वाले भी थे, उसमें गायन वाले भी थे, और शायद और फील्ड वाले भी थे जो मैंने सुना। तो एक तो ये कॉम्पिटिशन, इस तरह का कॉम्पिटिशन कराने का कोई एक तरह से आप कैसे छाँट पाओगे? आप नहीं तुलना कर सकते। आप गाजर के हलवे की और कॉफ़ी की तुलना नहीं कर सकते, गाजर के हलवे की और बर्फ़ी की तुलना नहीं कर सकते, कड़ी चावल का आप राजमा से तुलना नहीं कर सकते। सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तो ऐसे ही अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स का भी कॉम्पिटिशन कराते हैं, इंस्ट्रूमेंट का भी एक मापक नहीं है। अगर गायन का है तो सिर्फ गायन का किया जाए, कीबोर्ड का है तो सिर्फ कीबोर्ड का किया जाए, गिटार का है तो सिर्फ गिटार का किया जाए। यदि आपने कर भी दिया है कॉम्पिटिशन, तो फिर एक एज का क्राइटेरिया होना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, चलो ये तो बात एक तरफ रही कि आपने किस तरह का कंपटीशन कराया, उसमें जनरलाइजेशन किया है या नहीं किया है। आपने सब संगीत के नाम पे आपने डांस का भी उसी में कर दिया, आपने मोनो एक्ट का भी उसी में कर दिया, आपने मिमिक्री का भी उसी में कर दिया, आपने बांसुरी का भी उसी में कर दिया, और आपने कह दिया कि इसको जैसे इंडियन गॉट टैलेंट करके ऐसे कोटद्वार गॉट टैलेंट नाम से आपने कर दिया। चलो वो भी खपरा है बात। लेकिन अब इसके अलावा मैं एक बात दोस्तों और कहना चाहूँगा कि जजेस का भी एक तो क्राइटेरिया होना चाहिए, जो जज हैं जो उस लाइन के हैं या नहीं है। अब ऐसा ना हो कि जो जज है वो दूर दूर तक इस फील्ड से है ही नहीं। अब सपोज़ मैं म्यूज़िक फील्ड से हूँ, तो मैं क्रिकेट का जजमेंट कैसे दे सकता हूँ? मैं वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, पहलवानी का जजमेंट कैसे कर सकता हूँ? मैं एटलीस्ट कुछ पता तो उसका बेसिक्स पता हो कि अब संगीत का है तो भाई, अब जैसे कीबोर्ड अभी जो बजा रहा था, तो मैं कहूँगा ये थोड़ा एडवांस लेवल ही बोलूँगा मैं, कि पीछे आरपीजीओस बज रहे हैं, वो भी रिदम पे बज रहा हो, उसके बाद टैप बज रहे हैं या मेलोडी बज रही है, आप कॉर्ड और टैप एक साथ बजा रहे हो, फिंगर स्टाइल गिटार में बजा रहे हो, तो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल ये होता है। तो मैं कहना चाहूँ कि जजेस को भी एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि जो चीज़ बज रही है उसमें वो चीज़ क्या चीज़ है, उसमें कितनी डिफ़िकल्टी है, या उसमें आनंद की भी बात है कि आपको मज़ा आया या नहीं आया। ये भी हो सकता है कि आप ये कहें कि भाई हम जजेस हैं, हमें जब आनंद ही नहीं आया है, या आप जजेस के जजमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप सीधा एक आंसर देते हो कि जजेस के जजमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते, पर आपसे भी तो पूछा जा सकता है कि आपने इसमें क्या क्वालिफिकेशन ली है, आपका एक्सपीरियंस इसमें कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज मेरा भतीजा नहीं निकला तो मैं तब ये वीडियो बना रहा हूँ। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आयोजकों को एक तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि आप अलग अलग फील्ड के कॉम्पिटिशन को एक साथ उतार दो। जैसा हम ये नहीं कह सकते कि गावस्कर साहब हमारे क्रिकेट के सुनील गावस्कर साहब या सचिन तेंदुलकर में से कौन ज़्यादा टैलेंटेड था। आप दोनों कंटेम्प्रेरी ही नहीं, तो आप कैसे उनकी तुलना कर सकते हो, है ना? हालांकि आंकड़े भी बहुत कुछ बोलते हैं, तो मैं एटलीस्ट हमें इतना तो पता है कि आंकड़े बहुत कुछ बोलते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम अगर जजेस की निर्णायक भूमिका में है, तो हमें भी तो कुछ इस तरह के आंकड़े कुछ पता होना चाहिए कि जो चीज़ें बजाई जा रही है क्या चीज़ है, और मतलब इतना बजाने के लिए कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो एक तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई क्राइटेरिया आपको फिक्स किया जाए कि भाई एक जैसे इंस्ट्रूमेंट वालों का एक कंपटीशन हो, एक उनका ग्रेडिंग हो। ऐसा ना हो कि आपने कहीं भी एक्टिंग वालों को, आपने म्यूज़िक वालों के साथ उतार दिया। और अगर एक्टिंग का जजमेंट करना हो तो जज भी एक्टर होने चाहिए ना, एटलीस्ट उनको कुछ तो आइडिया हो, कुछ उन्होंने इसी तरह की क्लासेस ली हों, कुछ वर्कशॉप उन्होंने किए हुए हों, कुछ उनका एक्सपीरियंस इस तरह का हो। तो जैसे मुझे खेलकूद का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं खेलकूद का जजमेंट नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रोग्राम के आयोजन करने से पहले ये सब बातें आयोजकों के दिमाग में होना चाहिए कि जज कौन कर रहा है, जज ने कितने साल उस लाइन में खपाए हैं, उसको आइडिया कितना ज़्यादा है, नॉलेज कितना है। उन्होंने जनरली ये देखना भी गलत है कि तालियां बज रही हैं, तालियां किसके लिए कितनी बज रही हैं। हालांकि तालियां भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन तालियां ही नहीं, है ना? आपको उसमें टेक्निकलिटीज़ भी देखनी चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ बजा रहा है, कैसे बजा रहा है, उसमें कितनी डिफिकल्टी है, साथ ही ऑडियंस ने कितनी ताली बजाई के साथ आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। क्योंकि आप तो जज हो, तो आपको उसका पता होना चाहिए कि यार खाली ऐसा नहीं कि हाँ ऑडियंस ताली बजा रही है। ताली बजाना भी एक हिस्सा है कि तालियां ज़्यादा किसके लिए बजी है, तो आप उसके आधार पर भी अपना निर्णय देते हो। लेकिन उससे पहले आपको भी उस चीज़ की, उस आर्ट की टेक्निकलिटीज़ का पता होना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भतीजे ने बजाया, मुझे लगता है यदि मैं एक न्यूट्रल होकर के ये बात कहूँ तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, उसका चाचा होने के नाते नहीं, मुझे अच्छा लगा कि उसने अच्छा बजाया। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैं कहीं पर जजिंग कर रहा होता तो एटलीस्ट मैं इसे ऑडिशन राउंड में तो निकालता ही निकालता। यहाँ से आप 8 किलो का कीबोर्ड लेकर के चलते हैं, रिस्क मोल लेकर के आप स्कूटी में बैठा के चलते हैं, ट्रैफिक से पार होकर के आप चलते हैं, यहाँ से
इसके अलावा आप उम्मीदों का भार लेकर के चलते हैं, पेरेंट्स का उम्मीदों का भार, रिश्तेदारों को उम्मीदों का भार लेकर के चलते हैं, गुरु की उम्मीदों का भार लेकर के चलते हैं और आपकी उम्र बहुत नाजुक होती है। हालाँकि कोई हारता है, कोई जीतता है, मैं सारी बातों को मानता हूँ कि हार जीत भी एक कॉम्पिटिशन का हिस्सा है। परंतु मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों को मजबूत तो करना चाहिए, पर अपना क्राइटेरिया भी तो कुछ होना चाहिए। आप किस बेसिस पे किसी को अंदर रख रहे हैं, किस बेसिस पे किसको बाहर कर रहे हैं, आपकी क्वालिटीज़ क्या है? पहले तो सबसे पहली बात तो ये है ना कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है जो आप जजिंग कर रहे हैं। और चलो आप पे हम एक तरह के हम आपको चैलेंज नहीं भी करते, परंतु फिर भी एक बात तो होती है कि यार क्या इतनी ख़राब परफॉर्मेंस थी? आप खुद सुन कर के बताइए कि क्या इस परफॉर्मेंस का कोई लेवल नहीं था? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतने छोटे बच्चे कहीं हमेशा के लिए डिमोटिवेट ना कर दिए जाएँ। कम से कम उनको ये तो लगे कि यार हम कहीं तो ठीक-ठाक थे कि हमने ऑडिशन क्लियर किया। आपने ऑडिशन में भी नहीं निकाला, बिल्कुल ही ख़राब हो तो चलो हम कह सकते हैं कि यार बिल्कुल ही ख़राब स्तर था आपकी परफॉर्मेंस का। परंतु जैसे मैंने आपको सुनाया तो आप बताइएगा। सुबह ही ये कॉम्पिटिशन हुआ था, अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इसका ऑडिशन भी क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं तो पैकिंग कर रहा था कि चलो मैं भी साथ में चलता हूँ और क्या कहते हैं मैं वीडियो बनाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे इस तरह का ब्लॉग बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं यही 2-4 बातें कहना चाह रहा था कि आयोजकों को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो कॉम्पिटिशन है उसमें कैटेगरी किस तरह का है, किस आर्ट फॉर्म का कॉम्पिटिशन आप करवा रहे हो। आप खाली म्यूज़िक के नाम पे ऐसे नहीं होता, तो डांस भी म्यूज़िक ही है, सिंगिंग भी म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंट भी म्यूज़िक ही है। उसमें भी क्राइटेरिया होना चाहिए और फिर उम्र का भी कोई हिसाब किताब होना चाहिए, है ना? तो बस दूसरी बात मैं ये भी कह रहा था कि जब आयोजक किसी जज का चुनाव करते हैं कि जजिंग के लिए कौन बैठा, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका योगदान, उनका ज्ञान कितना उस लाइन पे है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से जजेस को दुख पहुंचाना नहीं है, परंतु मैं खुद भी मुझे लोग जजिंग के लिए बुलाते हैं, लेकिन जहाँ पर मैं अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझता हूँ कि यार मैं इस जजिंग के योग्य नहीं हूँ, मैं जजिंग करने नहीं जाता हूँ, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। मेरी मतलब खुद की आत्मा मुझे गवाही नहीं देती कि मुझे उस आर्ट फॉर्म का जजिंग करनी चाहिए जिसका मुझे खुद कोई आइडिया नहीं है, कहीं मेरे हाथ से कोई अन्याय ना हो जाए, इसलिए मैं कहीं जजिंग के लिए नहीं जाता। ये लोग मुझ पर पार्शियलिटी का आरोप ना नहीं लगाएं, जैसे मैं खुद कह रहा हूँ कि पहले जजेस को कितना आइडिया उस चीज़ का है। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी आने वाले होने वाले आयोजकों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इन सब बातों का ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में जो भी आपके अच्छे बुरे फीडबैक होंगे मुझे ज़रूर बताइएगा।